सोचिए हम अक्सर इन्वायरमेंटल एथिक्स को ना एक मॉडर्न वेस्टर्न इन्वेंशन मानते हैं। लगता है जैसे इन्वायरमेंट को बचाने की बातें पिछले कुछ दशकों में ही शुरू हुई हैं। लेकिन इस चैप्टर का जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो एक बहुत फैसिनेटिंग पॉइंट मिला। हजारों साल पहले चरका संहिता में क्लियरली लिखा गया था कि पोल्यूटेड हवा और पानी किसी भी सोसाइटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत आई ओपनिंग फैक्ट है। और जनरली जब हम इकोलॉजी या एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ पेड़ पौधे या पोल्यूशन आता है। राइट, एक प्योर साइंस का सब्जेक्ट लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन इस सोर्स मटेरियल का गहरा विश्लेषण करने पर समझ आता है कि ये सब्जेक्ट कितना डीपली इंटरलिंक्ड है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, बल्कि हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ तक कि गवर्नेंस का एक कोर हिस्सा है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का प्राइमरी मिशन यही है। आज हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को प्योरली एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे। सिर्फ फैक्ट्स को रटना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स के व्हाई और हाउ को समझना है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशल होता है। ये एनालिटिकल अप्रोच ही एक्चुअल डिफरेंशिएटर है एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेना एक बात है, पर उन्हें अलग अलग डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करना ही एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम इकोलॉजी के ओरिजिन को ही देखें तो इसका फाउंडेशन बहुत प्रोफाउंड है। ग्रीक वर्ड्स वाला ओरिजिन, राइट? हाँ, ये वर्ड 2 ग्रीक वर्ड्स से बना है। ओइकोस, जिसका मतलब है होम या प्लेस टू लिव इन, और लोगोस यानी स्टडी। सो लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। ओह वाओ, स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। सही कहा ना। ये बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशनशिप और उनके एनवायरनमेंट के साथ उनके इंटरेक्शन को एक्सटेंसिवली मैप करती है। सही बात है। और जैसा अभी शुरुआत में मेंशन किया गया, इसका हिस्टोरिकल डायमेंशन सच में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। सही बात है। और यही पॉइंट सीधा हमारी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ता है। इस सोर्स मटेरियल में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बहुत पहले से डीपली एम्बेडेड थे। बिल्कुल, वेदास, समीदास, हाँ, और ब्राह्मणास और अरण्यकास, उपनिषद भी, इन सभी में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के डायरेक्ट रेफरेंसेस मिलते हैं। अब अगर मैं इसको मेंस GS1 के इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाले पेपर से इंटरलिंक करूं, तो एक क्लियर आर्गुमेंट बनता है कि एंशिएंट सोसाइटीज के पास एनवायरनमेंट की इंटीमेट नॉलेज होना उनके सर्वाइवल का एक मैंडेटरी हिस्सा था। बहुत अच्छा इंटरलिंकेज है ये। थैंक यू। तो एक सीरियस एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर डायमेंशन को किसी ऐसे या मेंस के आंसर में इफेक्टिवली फ्रेम करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, इसको फ्रेम करने के लिए ना फिलॉसफी और प्योर प्रैग्मेटिज्म के बीच का बैलेंस समझना होगा। अगर इन एविडेंसेस को थोड़ा डिटेल में देखें तो चरका संहिता, जो एक मेडिकल ट्रीटीज है, और सुश्रुता संहिता, जो एक सर्जिकल टेक्स्ट है, राइट। उन दोनों में जानवरों को प्योरली उनके हैबिट और हैबिटेट के आधार पर क्लासिफाई किया गया था। उन टेक्स्ट में सॉइल के नेचर, क्लाइमेट और वेजिटेशन के हिसाब से लैंड की कैटेगरीज बनाई गई थीं। वेट, लिटरली सॉइल और क्लाइमेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था तब? एग्जैक्टली। और इसका डीपर सिग्निफिकेंस ये है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में नेचर के फोर्सेस को समझना सिर्फ एक स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल चॉइस नहीं थी, वो लिटरली सर्वाइवल का फंडामेंटल मैकेनिज्म था। मेंस के पर्सपेक्टिव से किसी भी एनवायरनमेंट रिलेटेड ऐसे या GS1 के आंसर की शुरुआत में इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट का रेफरेंस देना एक एक्सेप्शनल इंट्रोडक्शन बनाता है। मतलब हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। सही पकड़ा आपने। ये ओपनली एस्टैब्लिश करता है कि एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस हमारे ईथोस का फंडामेंटल पार्ट रही है, ना कि कोई इम्पोर्टेड वेस्टर्न आइडिया। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल फाउंडेशन देता है। अब इस मैक्रो हिस्टोरिकल व्यू से निकलकर थोड़ा कोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं, जहां एक्चुअल में सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच में होता है। ओह डेफिनेटली, लोग बोलचाल में इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। वही तो। टेक्निकल टर्म्स में देखें तो एनवायरनमेंट उन सभी लिविंग यानी बायोटिक और नॉन लिविंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स का सम टोटल है जो एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं। इसमें एनर्जी, वाटर, टोपोग्राफी जैसे एबायोटिक फैक्टर्स हैं और डीकंपोजर्स, सिम्बायोन्स या प्रेडेटर्स जैसे बायोटिक फैक्टर्स हैं। हाँ, और इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे क्रूशियल लाइन ये है कि एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। राइट, ये हमेशा एक फ्लक्स में रहता है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल डाउट क्रिएट होता है।
स्ट्रिक्टली एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स आई मीन एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच का कोर डिवाइडिंग लाइन क्या है? इस कंफ्यूजन को डीमिस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसको एक फिजिकल बाउंड्री और इंटरैक्शन के डिफरेंस से समझते हैं। एनवायरनमेंट सिंपली वो हर एक चीज़ है जो किसी एंटिटी को बाहर से घेरे हुए है। मैं फिश का एग्जांपल लें तो उस मछली के लिए उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वहाँ की सनलाइट, वाटर टेम्परेचर और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स है। साथ ही वहाँ के प्लैंक्टन्स और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स उसके बायोटिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये उसका स्टेज है। ओके। लेकिन जब इकोसिस्टम शब्द का यूज होता है तो बात सिर्फ क्या घेरे हुए है उस पर आकर नहीं रुकती। इकोसिस्टम उस घेरे के अंदर होने वाले कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस और एनर्जी फ्लो का नाम है। डेफिनेशन के मुताबिक इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एग्जैक्टली। यहाँ इन कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी पेड़, पौधे, जानवर और उनका फिजिकल एनवायरनमेंट जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल चलाते हैं और एनर्जी का फ्लो क्रिएट करते हैं, तब वो पूरा सिस्टम एक इकोसिस्टम बनता है। आई थिंक एक एनालॉजी से ये और क्लियर हो जाएगा। अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एनालॉजी लें तो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां मौजूद लोग उसका एनवायरनमेंट है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच जो नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है, जो रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रहे हैं, वो डायनामिक्स उस जगह को एक एक्चुअल इकोसिस्टम बनाते हैं। एग्जैक्टली। ये काफी क्लियर डिस्टिंक्शन हो गया। एनवायरनमेंट एक स्टेज है और इकोसिस्टम उस स्टेज पर चल रहा इंटर रिलेशनशिप या प्ले है। राइट। और इसी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इकोलॉजी के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी फ्रेम किया गया है इस चैप्टर में। इंडिविजुअल से शुरू होकर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, उसके बाद बायोम और फाइनली बायोस्फीयर। हाँ, और इसमें कम्युनिटी वाले लेवल पर एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दी गई है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर कम्युनिटीज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, जबकि माइनर कम्युनिटीज एडजेसेंट कम्युनिटीज पर रिलाय करती हैं। मेक सेंस। और इन सभी लेवल्स को जो एक सिंगल कॉन्सेप्ट बांध कर रखता है वो है होमियोस्टेसिस, द सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी। बिल्कुल। कहा गया है कि हेल्थी इकोसिस्टम्स आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और अपनी स्पीशीज स्ट्रक्चर को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये होमियोस्टेसिस एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है और अगर ये फेल हो जाए तो ग्राउंड रियलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आई मीन होमियोस्टेसिस को किसी भी इकोसिस्टम का इंटरनल बैलेंसिंग और ऑटो करेक्शन मैकेनिज्म समझना चाहिए। जब एक इकोसिस्टम हेल्दी होता है तो उसके फूड वेब्स, न्यूट्रिएंट साइकिल्स और पॉपुलेशन डायनामिक्स एक स्ट्रिक्ट बैलेंस में ऑपरेट करते हैं। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस आए तो वही ना, अगर कोई छोटी मोटी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आती है, जैसे किसी साल बारिश थोड़ी कम हुई या किसी हर्बीवोर की पॉपुलेशन अचानक बढ़ गई, तो इकोसिस्टम प्रेडेटर्स या प्लांट रीजनरेशन के थ्रू अपने आप एडजस्ट करके पुरानी स्टेडी स्टेट में वापस आने की कोशिश करता है। ओह आई सी। इस इनहेरेंट सेल्फ रेगुलेशन की कैपेसिटी को ही होमियोस्टेसिस कहते हैं। जब तक ये सेल्फ रेगुलेशन काम करता है तभी तक एक इकोसिस्टम हमें वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता है, जैसे हवा और पानी का प्यूरिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स का मॉडरेशन, मिट्टी में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का पॉलिनेशन भी इसमें शामिल है। अगर किसी मैसिव ह्यूमन इंटरवेंशन या सिवियर पोल्यूशन की वजह से ये होमियोस्टेसिस कोलैप्स कर जाए तो इकोसिस्टम ये सर्विसेज देना बंद कर देगा, जिसका डायरेक्ट नतीजा ड्रॉट्स, फ्लड्स और लोकल एक्सटिंक्शंस के रूप में दिखता है। सही बात है, ये एक चेन रिएक्शन है। ये बैलेंसिंग एक्ट सीधा एक और क्रूशियल जोन की तरफ इशारा करता है जहां सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है। ये सीधा GS3 और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से लिंक होता है। बात हो रही है इकोटोन, एज इफेक्ट और नीशे की। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को मैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करूं तो एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। जैसे जब दो अलग अलग एकेडमिक फील्ड्स मिलते हैं वहां सबसे ज्यादा टेंशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इनोवेशन और डाइवर्स आइडियाज भी वहीं जनरेट होते हैं। आई लव दैट कंपैरिजन। इकोटोन बिल्कुल वैसा ही है। ये दो या दो से ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम्स के बीच का जंक्शन या ट्रांजिशन एरिया है, जैसे मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बीच में बनने वाले मैंग्रोव्स, या फिर एक रिवर और ओशन के मिलने पर बनने वाली एस्चुरी।
इसे लिटरली एक जोन ऑफ टेंशन कहा गया है। हाँ, और ये जोन ऑफ टेंशन अपने आप में बहुत यूनिक होता है। तो एक एनालिटिकल माइंड यहाँ पूछेगा कि इकोटोन में मौजूद ये टेंशन और एज इफेक्ट का मैकेनिज्म बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इतना क्रिटिकल इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड करता है। देखिए, इसको समझने के लिए उस जोन ऑफ टेंशन के स्ट्रक्चरल डायनामिक्स पर फोकस करना होगा। इकोटोन एक अचानक आने वाली लाइन नहीं है, ये एक ओवरलैपिंग लीनियर जोन है। यहाँ एक इकोसिस्टम की एनवायरमेंट कंडीशंस धीरे धीरे खत्म हो रही होती हैं और दूसरे की कंडीशंस शुरू हो रही होती है, एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरह। एग्जैक्टली। अब क्योंकि इस नैरो जोन में दोनों तरफ के फिजिकल और केमिकल एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, तो यहाँ दोनों इकोसिस्टम्स के ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं। इस ओवरलैप की वजह से कभी-कभी इस ट्रांजिशन जोन में स्पीशीज की वैरायटी और पॉपुलेशन डेंसिटी उसके दोनों एडजेसेंट इकोसिस्टम से कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओह, इसलिए इसको एज इफेक्ट कहते हैं। इसी फिनोमेना को एज इफेक्ट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स प्राइमरीली इस यूनिक जोन में सबसे अबंडेंटली थ्राइव करते हैं, उन्हें एज स्पीशीज कहा जाता है। कोई क्लासिकल एग्जांपल है इसका? एक क्लासिक एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में बर्ड्स का है। एक डेंस फॉरेस्ट और एक एरिड डेजर्ट के बीच के मिक्स्ड इकोटोन में जनरली बर्ड्स की डेंसिटी और डाइवर्सिटी सिर्फ फॉरेस्ट या सिर्फ डेजर्ट के अकेले कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। राइट, दोनों तरफ के रिसोर्सेज मिल जाते हैं उन्हें। बिल्कुल, कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव से ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस रखता है। जब पॉलिसीज बनाकर किसी इकोटोन जैसे मैंग्रोव्स को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इफेक्टिवली हम एक नॉर्मल जमीन नहीं बल्कि एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट को बचा रहे होते हैं, जो दो अलग अलग वर्ल्ड्स को एक साथ सस्टेन कर रहा है। ये बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है। अब थोड़ा और माइक्रो लेवल पर चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो शायद इकोलॉजी का सबसे माइक्रो लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, नीश। अक्सर इसको ब्रॉडली हैबिटेट के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं नीश और हैबिटेट सेम चीज है, जबकि सोर्स मटेरियल में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अ नीश इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। और एक स्ट्रिक्ट रूल ये है कि कोई भी दो स्पीशीज एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश शेयर नहीं कर सकती। द कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स भी क्लासिफाई किए गए हैं। हैबिटेट नीश यानी ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, फूड नीश यानी वो क्या खाता है और फूड चेन में कहाँ फिट होता है, रिप्रोडक्टिव नीश यानी उसके ब्रीडिंग पैटर्न्स क्या हैं, और फिजिकल एंड केमिकल नीश यानी उसको एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर, स्लोप या ह्यूमिडिटी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स मिलकर एक स्पीशीज का कंप्लीट प्रोफाइल बनाते हैं। तो एक प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ रीलोकेशन स्कीम जैसे चीतास का रीलोकेशन इस नीच के कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा सवाल उठाता है। अगर कॉन्जर्वेशन का गोल सिर्फ किसी एनिमल को बचाना है, तो क्या उसको एक वास्ट और प्रोटेक्टेड हैबिटेट दे देना सफिशिएंट नहीं? ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहां आम अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रियलिटी आपस में टकराते हैं। सिर्फ एक वास्ट प्रोटेक्टेड जमीन या हैबिटेट प्रोवाइड करना किसी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक खाली एड्रेस देने जैसा है। एड्रेस तो मिल गया, पर वहां फंक्शन कैसे करेगा, राइट? एग्जैक्टली, उस एड्रेस पर सर्वाइव करने के लिए, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करने के लिए और सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को जो प्रिसाइज बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल कंडीशंस चाहिए, वो सब मिलाकर उसका नीच बनाते हैं। एक टॉप प्रेडेटर को रीलोकेट करने के टाइम सिर्फ घास के मैदान देना काफी नहीं है। राइट, उसका प्रे बेस भी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर उस नए हैबिटेट में उसका एग्जैक्ट फूड नीचे वाले प्रे बेस अवेलेबल नहीं है, या उसके रिप्रोडक्टिव नीश के हिसाब से सीजन का ड्यूरेशन और टेम्परेचर उसकी ओरिजिनल बायोलॉजी से क्लैश कर रहा है, तो वो स्पीशीज उस एनवायरनमेंट में प्रॉपर्ली इंटीग्रेट और थ्राइव नहीं कर पाएगी। मतलब सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। इसी वजह से नो टू स्पीशीज हैविंग एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीशेस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्टली ऑपरेट करता है। अगर किसी इकोसिस्टम में दो अलग स्पीशीज को एब्सोल्युटली सेम नीश में फोर्स किया जाए, तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट इतना हाई हो जाएगा कि उनके बीच फेटल कंपटीशन शुरू हो जाएगा। एक को तो हटना ही पड़ेगा। हाँ, एक स्पीशीज या तो कंप्लीटली अडेप्ट करके अपना नीश शिफ्ट करेगी या फिर वहां से वाइप आउट हो जाएगी। ये स्पेसिफिक इंटरस्पीशीज डायनामिक सच में फैसिनेटिंग है। अब इस माइक्रो लेवल मैकेनिज्म से पर्सपेक्टिव को बिल्कुल रिवर्स करके एक मैक्रो लेवल व्यू पर चलते हैं, जहां इकोलॉजी डायरेक्टली ज्योग्राफी के डोमेन के साथ ओवरलैप करती है। इस एनालिटिकल डिस्कशन को
बायोम्स और बायोस्फीयर की तरफ शिफ्ट करते हैं। ज्योग्राफी और इकोलॉजी का इंटरलिंकेज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग होता है। डेफिनेटली। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को इनॉर्मस रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें बायोम्स कहते हैं। और इन वास्ट बायोम्स की बाउंड्रीज रैंडमली तय नहीं होती, बल्कि दो सबसे पावरफुल क्लाइमेटिक फैक्टर्स उन्हें डिक्टेट करते हैं। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। राइट, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। इस कैटेगराइजेशन में कुछ स्टैटिस्टिक्स बहुत स्टैंड आउट करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में स्पेसिफिकली नोट किया गया है कि ये अर्थ का लगभग 7% सरफेस कवर करते हैं, पर दुनिया की ऑलमोस्ट 40 to 50% प्लांट और एनिमल स्पीशीज स्पेसिफिकली यहाँ थ्राइव करती हैं। ये एक माइंड बॉगलिंग रेशियो है। वहीं दूसरी तरफ टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट के जोन्स हैं, जहां बीच, ओक और मेपल ट्रीज मिलते हैं। इनके बारे में लिखा है कि ये बेसिकली अर्थ के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज बन चुके हैं। हाँ, मेजर फूड बोल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ज्योग्राफी और इकोलॉजी के इंटरसेक्शन को देखते हुए कोई भी ये सोचने पर मजबूर होगा कि ट्रॉपिकल बायोम्स में लाइफ की इतनी एक्सप्लोसिव डाइवर्सिटी क्यों है, जबकि उनकी सॉइल उतनी रिच नहीं होती, और टेम्परेट एरियाज एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से इतने हाईली प्रोडक्टिव कैसे हो गए। देखिए, ये सीधा क्लाइमेट, सॉइल डायनामिक्स और वेजिटेशन के डीप इंटररिलेशन का कोर कॉन्सेप्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सक्लूसिवली उन इक्वेटोरियल रीजन्स में डेवलप होते हैं जहां हाई सोलर रेडिएशन, हाई टेम्परेचर और मैसिव रेनफॉल साल भर कंटिन्यूसली मिलते हैं। कोई ड्राई सीजन नहीं होता वहां। एग्जैक्टली। ये हीट और मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन बायोलॉजिकल बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए एब्सोल्यूट परफेक्ट कंडीशन क्रिएट करता है। इस स्टेबल क्लाइमेट की वजह से यहाँ लाइफ फॉर्म का सिवियर कंपटीशन होता है, जिसके नतीजे में हमें मल्टीपल स्टोरीज ऑफ ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन ट्रीज दिखते हैं। कैनोपी फॉर्मेशन जो होती है। हाँ, कैनोपी यानी पेड़ों के टॉप लेवल पर सनलाइट के लिए इतना कंपटीशन होता है कि वहाँ एपिफिटिक प्लांट्स और स्पेसिफिक एनिमल्स का एक पूरा डिस्टिंक्ट वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसमें एक हिडन कैच है। क्या कैच है? यहाँ कंटिन्यूअस हैवी बारिश की वजह से जमीन पर गिरने वाला ऑर्गेनिक मैटर इतनी तेजी से डीकम्पोज और कंज्यूम हो जाता है और बचे हुए न्यूट्रिएंट्स डीपली लीच हो जाते हैं मिट्टी के अंदर कि इन फॉरेस्ट की मिट्टी एक्चुअली काफी पुअर होती है। ओह, तभी वहां मैसिव एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। वहीं जब टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट की बात आती है, वहां का क्लाइमेट टोटली अलग गेम खेलता है। वहाँ मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर, डिस्टिंक्ट सीजन्स और अबंडेंट रेनफॉल होती है। और वहाँ पत्ते भी झड़ते हैं, राइट? हाँ, सर्दियों से पहले डिसिडुअस पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। ठंडे टेम्परेचर की वजह से उन पत्तों का डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होता है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इस प्रोसेस ने जमीन पर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की एक इनक्रेडिबली थिक, डार्क और न्यूट्रिएंट रिच लेयर अक्यूमुलेट कर दी है। आई सी। यही रीजन है उसकी प्रोडक्टिविटी का। एग्जैक्टली। यही स्पेसिफिक सॉइल केमिस्ट्री रीजन है कि सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न एशिया के ये जोन्स काटकर दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल बेड्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इस टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के इंटरप्ले से बनने वाले दूसरे एक्सट्रीम बायोम्स भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। बायोम्स क्लासिफिकेशन में पोलर रीजन्स के पास मिलने वाला टुंड्रा बायोम है, जहां एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से प्रैक्टिकली कोई पेड़ नहीं होते। सिर्फ स्टंटेड श्रब्स, मॉसेस और लाइकेंस ही सर्वाइव कर पाते हैं वहां। राइट। यहाँ का फौना स्पेशली अडेप्टेड होता है, जैसे पोलर बियर, रेनडियर और आर्कटिक फॉक्स। उसके ठीक नीचे ताइगा आता है, जिसे बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ के हार्श विंटर्स को सर्वाइव करने के लिए कॉनिफेरस एवरग्रीन ट्रीज जैसे स्प्रूस, पाइन और फर्ज मिलते हैं, जिनकी नीडल लाइक लीव्स वाटर लॉस रोकती हैं। और वहाँ एपेक्स प्रेडेटर्स जैसे साइबेरियन टाइगर और वुल्व्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद सवाना नेस्टिंग लैंडस्केप आता है, जहां एक्सटेंडेड ड्राई सीजन्स के चलते मेनली घास और फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स होते हैं, जो हर्बिवोर्स लाइक ज़ीब्रास, एलिफेंट्स और लायंस को सपोर्ट करते हैं। ग्रासलैंड बायोम में ट्रीज ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं और वहां बाइसन या ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स डोमिनेट करते हैं। और डेजर्ट बायोम को तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी की वजह से ड्रॉट रेजिस्टेंट कैक्टस जैसे हाईली मॉडिफाइड फ्लोरा और स्पेसिफिक छोटे मैमल्स मिलते हैं। अब मेरा एक एनालिटिकल सवाल है। टेरेस्ट्रियल का तो हमने देख लिया, अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी कैटेगराइज करना हो तो वहां पैरामीटर्स कैसे शिफ्ट होते हैं? अच्छा सवाल है। टेरेस्ट्रियल बायोम्स के वेरिएबल से एक्वाटिक सिस्टम्स टोटली अलग पैरामीटर्स पर फंक्शन करते हैं।
उन्हें ब्रॉडली बायोम्स नहीं कहा जाता, बल्कि वहाँ डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स होते हैं। ओके, लाइफ जोन्स किस बेसिस पर? इन एक्वाटिक जोन्स का वेरिएशन बेसिकली सैलिनिटी लेवल्स, डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, वाटर टेम्परेचर और सबसे इम्पोर्टेंट सनलाइट वाटर कॉलम में कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर रही है इस पर डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन के मुताबिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को 2 मेजर फंक्शनल पार्ट्स में डीपली डिवाइड किया गया है, लोटिक और लेंटिक। लोटिक और लेंटिक, ये टर्म्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं। लोटिक का मतलब है फ्रीली मूविंग वाटर, जैसे तेजी से बहते स्ट्रीम्स, पहाड़ी स्प्रिंग्स और रिवर्स। हाँ, इस टर्ब्यूलेंस की वजह से वहाँ ऑक्सीजन कंप्लीटली मिक्स्ड होती है। दूसरी तरफ लेंटिक का मतलब है स्टिल या रिलेटिवली स्टैग्नेंट वाटर, जैसे पूल्स, आइसोलेटेड पॉन्ड्स, बॉग्स और डीप लेक्स। इन दोनों एक्वाटिक जोन्स की स्पेशीज मॉर्फोलॉजी आपस में काफी अलग होती है। और इनके बाद मरीन और फ्रेश वाटर के ट्रांजिशन का एक बहुत स्पेशल जोन आता है जिसे एस्चुरीज कहते हैं। एस्चुरीज बहुत ही डायनामिक इकोसिस्टम्स होते हैं। राइट, एस्चुरीज एग्जैक्टली वहां फॉर्म होती हैं जहां कोस्टल एरियाज में रिवर्स का न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर ओशन के सॉल्ट वाटर से कंटिन्यूसली मिलता है और टाइडल एक्शन के थ्रू कॉन्स्टेंटली चर्न होता है। और क्योंकि यहाँ रिवर्स लैंड से सारे न्यूट्रिएंट्स लाकर डंप करती हैं और ओशन टाइड्स उन्हें मिक्स करती हैं, इसलिए एस्चुरीज टेरेस्ट्रियल, एडजेसेंट रिवर या प्योरली मरीन सी, इन तीनों के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव और बायोलॉजिकली डायनामिक होती है। अब इन सारे माइक्रो और मैक्रो सिस्टम्स, चाहे वो टेरेस्ट्रियल बायोम्स हों या एक्वाटिक जोन्स, इन सब कुछ इस मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर में रैप किया गया है, वो बायोस्फीयर है। इसे फिजिकली अर्थ का वो स्पेशलाइज जोन डिफाइन किया गया है जहां लाइफ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर सकती है। द इंटरैक्शन जोन ऑफ ऑल स्फीयर्स। एग्जैक्टली, ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर यानी एयर, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर और लिथोस्फीयर यानी लैंड का एक हाईली इंटीग्रेटेड इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक एनालॉजी जो स्ट्राइक करती है कि अगर अर्थ एक एप्पल के साइज का है तो ये पूरा बायोस्फीयर सिर्फ उस एप्पल के छिलके जितना पतला और फ्रैजाइल है। बहुत एप्ट एनालॉजी है ना? लाइफ एसेंशियली ओशन सरफेस के रफली 200 मीटर्स नीचे से शुरू होकर सी लेवल के ऊपर लगभग 6000 मीटर्स तक ही अबंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस फ्रेजाइल डेलिकेट लेयर के कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर के अंदर दी गई एक स्पेसिफिक नासा रिसर्च फाइंडिंग काफी अलार्मिंग इनसाइट देती है। एरोसोल्स वाली फाइंडिंग, राइट? हाँ, उसमें नोट किया गया है कि द स्काईज ओवर नॉर्थ इंडिया आर सीजनली फिल्ड विद अ थिक सूप ऑफ एरोसोल पार्टिकल्स ऑल अलोंग द सदर्न एज ऑफ द हिमालयाज, बांग्लादेश एंड द बे ऑफ बंगाल। ये आइसोलेटेड फैक्ट क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर की साइकिल्स को कितने मैसिव स्केल पर इंटरसेप्ट कर रही हैं और उस होम्योस्टेसिस के बैलेंस को अग्रेसिवली डिसरप्ट कर रही हैं। ये असेसमेंट बिल्कुल प्रिसाइज है। और देखिए, यही वो क्रिटिकल जंक्चर है जहां ये एब्स्ट्रैक्ट प्योर साइंस आकर डायरेक्ट गवर्नेंस और स्टेट इंटरवेंशन के साथ क्रॉस लिंक होती है। मींस GS2 और GS3 का ओवरलैप। एग्जैक्टली। जब एक मैक्रो लेवल पर एरोसॉल पार्टिकल्स पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और कोर इकोसिस्टम्स रैपिडली डिग्रेड हो रहे हैं, तो सिर्फ इकोलॉजिकल डेफिनेशंस पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता। उसके डायरेक्ट रिस्पॉन्स में डेटा ड्रिवन पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। सही बात है। इसलिए इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से में एनवायरनमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को एम्फसाइज किया गया है। ये पॉलिसीज एसेंशियली गवर्नेंस के अप्रोच में एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट हाईलाइट करती हैं। पहले सिर्फ दूर दराज के नेशनल पार्क्स और जंगलों को आइसोलेट करके बचाने की स्ट्रैटेजी होती थी, बट अब अर्बन स्पेसेस पर भी फोकस है। बिल्कुल। नगर वना उद्यान योजना और स्कूल नर्सरी योजना जैसे इनिशिएटिव्स और इंफॉर्मेशन बेस्ड NVIS सिस्टम इस बात का प्रूफ है कि स्टेट को अब एक्चुअल ग्राउंड जीरो यानी स्ट्रिक्टली अर्बन एरियाज और डेटा प्लेटफॉर्म्स में आकर इकोलॉजिकली इंटरवीन करना पड़ रहा है। इन इंटरवेंशंस के पॉलिसी डिटेल्स को थोड़ा एनालिटिकली ऑब्जर्व करें तो इंटेंट काफी क्लियर होता है। नगर वना उद्यान योजना का प्राइमरी टारगेट अर्बन फॉरेस्ट्री को पुश करना है, जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इस स्कीम के स्पेसिफिक गाइडलाइंस के मुताबिक देश भर के मेजर शहरों में कम से कम 200 सिटी फॉरेस्ट्स क्रिएट करने का विजन है। 200 सिटी फॉरेस्ट्स, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इन सिटी फॉरेस्ट का कोर एस्टैब्लिशमेंट एरिया ब्रॉडली मिनिमम 20 हेक्टेयर से लेकर मैक्सिमम 100 हेक्टेयर तक प्रिस्क्राइब्ड है।
जिसमें जनरली एक आइडियल फॉरेस्ट स्ट्रेच 25 हेक्टेयर्स का मेंटेन किया जाना चाहिए। वही स्कूल नर्सरी योजना का डायरेक्ट एम यंगर स्टूडेंट्स और नेचर के बीच एक डीपली लास्टिंग बॉन्ड बिल्ड करना है, ताकि एनवायरमेंटल एथिक्स सिर्फ बुक्स में ना रहें। और डेटा ड्रिवन पॉलिसी के बिना ये सब इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। साथ ही डेटा और गवर्नेंस के मैरिज को दिखाने वाली एक काफ़ी क्रूशल स्कीम एनवीएस यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेटा फ्रेम मेंशन किया गया है। ये स्पेसिफिकली 1982 से कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर रही एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 1982 से? वाओ! जी हाँ, इस स्कीम का अल्टीमेट पर्पस देश भर से वेरिएड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, फिर उसका एक्यूरेट कोलेशन, स्टोरेज, क्विक रिट्रीवल और मास लेवल पर डिसेमिनेशन करना है। इन गवर्नेंस स्टेप्स का एनालिटिकल इम्प्लीकेशन यही निकलता है कि फ्यूचर पॉलिसी स्ट्रिक्टली अर्बन इकोलॉजिकल बैलेंस और डेटा रिच इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर हेवीली डिपेंडेंट होगी। ये एक बहुत मैच्योर ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली क्या होता है ना कि अनचेक्ड और हैप्पीजार्ड अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों के अंदर का नेटिव ग्रीन कवर सबसे पहले वाइप आउट हुआ है। उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए नगर वना उद्यान योजना एक डायरेक्टली इंजीनियर्ड इकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। जंगल्स में ओएसिस बनाने जैसा। राइट, एक हाईली पोल्यूटेड कॉन्क्रीट सिटी के बीच अगर इफेक्टिवली 25 से 100 हेक्टेयर का कंटिन्यूअस फॉरेस्ट ब्लॉक क्रिएट कर दिया जाए तो वो कंप्लीटली वहाँ के लोकल माइक्रो क्लाइमेट को ड्रास्टिकली स्टेबलाइज करेगा। ये कार्बन और एरोसोल पार्टिकल्स को ट्रैप करके एयर क्वालिटी को बफर करेगा और अर्बन बर्ड्स और छोटे फौनास के लिए एक लोकलाइज सर्वाइवल इकोसिस्टम डेवलप करेगा। और इस सब की ट्रैकिंग ENVS के थ्रू होगी। एग्जैक्टली ये सभी इनिशिएटिव सक्सेसफुली तभी एग्जीक्यूट हो सकते हैं जब बैकग्राउंड में सॉलिड फाउंडेशनल नंबर्स हों। किसी भी मैक्रो लेवल एनवायरमेंटल पॉलिसी की प्लानिंग और मॉनिटरिंग हवा में नहीं हो सकते। बिना डेटा के इकोलॉजी बचाना तो मुश्किल ही है। वही तो, बिना डेटा के इकोलॉजी बचाना बिना मैप के नेविगेशन करने जैसा है। ENVIS का रोबस्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन फ्लो को इसलिए कंट्रोल करता है ताकि ग्राउंड लेवल पोल्यूशन डेटा, शिफ्टिंग टेम्परेचर्स और श्रिंकिंग बायोडाइवर्सिटी का एक रियल टाइम ऑथेंटिक डेटाबेस डिसीजन मेकर्स के पास अवेलेबल हो। ये प्रैक्टिकली पूरा फुल सर्कल कंप्लीट कर देता है, हिस्टोरिकल विजडम से शुरू होकर डीप टेक्निकल पैरामीटर्स और फाइनली गवर्नेंस मॉडल तक। आज के इस विश्लेषण को रैप अप करने का टाइम आ गया है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को समझना सच में पर्सपेक्टिव्स चेंज करता है। सही बात है। तो इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पर और स्पेशली एक एनालिटिकल मेंस और स्ट्रिक्टली फैक्चुअल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस सोर्स मटेरियल से आने वाले मोस्ट क्रिटिकल पोटेंशियल एरियाज क्या है, उन्हें इफेक्टिवली रिवाइज करने के लिए एक कंसाइज समरी कैसे फ्रेम की जा सकती है? अगर समरी फ्रेम करें तो एसेंशियली इन कुछ पॉइंटर्स पर कमांड रखनी होगी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए पहला कॉन्सेप्ट है नीचे और हैबिटेट के बीच का प्रिसाइज डिफरेंस। हमेशा याद रखना है कि हैबिटेट इज द एड्रेस बट नीचे इज द प्रोफेशन या यूनिक फंक्शनल रोल। नो टू स्पीशीज ओवरलैप एग्जैक्टली। राइट। और दूसरा टेक्निकल फोकस। लॉटिक यानी प्योरली मूविंग वाटर स्ट्रीम्स और लेंटिक यानी कंप्लीटली स्टैग्नेंट या स्टिल लेक्स और पॉन्ड्स के इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तीसरा हार्ड डेटा जोन आएगा सेंट्रल पॉलिसीज के फिगर्स से, जैसे नगर वना उद्यान योजना में 200 सिटी फॉरेस्ट्स और स्पेसिफिकली 20 to 100 हेक्टेरिया एरिया पैरामीटर, और ENVIS का फाउंडेशनल ईयर 1982 एज अ प्योरली सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और बायोम्स वाला मैपिंग पार्ट। हाँ, चौथा मैपिंग एस्पेक्ट वही है, बायोम्स और उनके डिस्टिंक्ट क्लाइमेट अडेप्टेड फौना का एग्जैक्ट क्रॉस मैचिंग। टंड्रा विथ पोलर बेयर, टाइगा स्पेसिफिकली विथ साइबेरियन टाइगर और कॉनिफरस ट्रीज, या ट्रॉपिकल बायोम्स की एपिफिटिक प्लांट्स डोमिनेंस। ये तो हो गया प्रीलिम्स। और मेंस एग्जाम के थीमेटिक डेप्थ के लिए GS1 में डायरेक्ट फिलोसॉफिकल इवैल्यूएशन टाइप सवाल फ्रेम हो सकता है, जैसे क्रिटिकली इवैल्यूएट द डीपली एम्बेडेड प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स। इसमें सीधा चरका संहिता की हैबिट और हैबिटेट क्लासिफिकेशन का एविडेंस देना इम्पैक्टफुल होगा। और GS3 में डेफिनेटली इकोटोन आएगा। बिल्कुल। GS3 के टेक्निकल पेपर में एक सवाल हो सकता है, व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स एन इकोटोन? Elaborate its immense ecological relevance strictly through the lens of the edge effect. यहाँ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स का टेंशन जोन एक्सप्लेन करते हुए बर्ड्स या स्पेसिफिक स्पीशीज का ओवरलैपिंग अबंडेंस प्रेजेंट करना होगा। एक्सीलेंट समरी।
आज के इस रिगरस विश्लेषण में इकोलॉजी को एक प्योरली आइसोलेटेड साइंस की तरह नहीं, बल्कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स के कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन की तरह फ्रेम किया गया है। इस सेशन को फॉर्मली क्लोज करने से पहले एक हाईली प्रोवोकेटिव और प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस छोड़कर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज गो अहेड। आज एक रिजिड साइंटिफिक रूल एस्टैब्लिश हुआ कि नो टू स्पीशीज कैन हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीशेस। किसी भी स्टेबल इकोसिस्टम में कोई भी दो डिस्टिंक्ट प्रजातियां बिल्कुल एक जैसा टोटल फंक्शनल और रिसोर्स रोल सेफली शेयर नहीं कर सकती। तो इस एब्सोल्यूट बायोलॉजिकल लॉ को प्रैक्टिकली टेस्ट करने का टाइम है। जरा ठहरकर डीप लेवल पर सोचिए। जब मॉडर्न फास्ट पेस्ड ग्लोबलाइजेशन या ह्यूमन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू कोई कंप्लीटली नॉन नेटिव एग्रेसिव प्रजाति, जिसे हम कॉमनली इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कहते हैं, किसी नए अनअडैप्टेड इकोसिस्टम में फोर्स एंटर करती है और स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो जाती है, तो उस वक्त वहां की नेटिव और वल्नरेबल स्पीशीज के प्री डिफाइंड हिस्टोरिकली स्टेबल नीश का एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत ही डीप सवाल है ये। क्या एक अग्रेसिवली इन्वेडिंग स्पीशीज का सरवाइव होना और उस नीश पर कब्जा करना उस लोकल नेटिव स्पीशीज का एब्सोल्यूट वाइप आउट और लोकल एक्सटिंक्शन इंश्योर कर देता है? यह कोई मिडिल ग्राउंड ऑफ रैपिड एडेप्टेशन एग्जिस्ट करता है? यह सिर्फ एक प्योर एकेडमिक हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि आज के रैपिडली ऑल्टरिंग वर्ल्ड में करंट बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस का सबसे रेलेवेंट और प्रैक्टिकली विजिबल प्रॉब्लम है। इस कंसेप्चुअल कॉन्फ्लिक्ट और रियल वर्ल्ड इकोलॉजिकल बैटल पर अपनी ऑब्जर्वेशंस एंड डीप रिसर्च आगे जरूर कंटिन्यू रखनी चाहिए। हमेशा नेचर के हिडन मैकेनिज्म्स को इंटरलिंक करके देखने का लेंस मेंटेन कीजिए। दैट रैप्स अप दिस डीप डाइव। कीप सिंथेसाइजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड हैव अ प्रोडक्टिव लर्निंग जर्नी।